हेलो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 0 स्टार्ट किया था अपना, जिसका नाम था मैथमेटिकल टूल्स। और इस चैप्टर को हम मैथमेटिकल टूल से भी जाना जाता है और इसको बेसिक मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। तो इस चैप्टर में हम वही मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो मैथमेटिक्स हमारा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिक मैथमेटिक्स हमने कहा था, या इस मैथमेटिकल टूल्स में इस चैप्टर में हमने कहा था मैथ्स के हम क्या करेंगे, 8 टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। 8 टूल में से जो हमने 5 टूल हैं वो हमने पुरानी वीडियोस में अपने डिस्कस कर दिए हुए हैं। अब जो रिमेनिंग टूल्स हैं, जो हमारे 3 बचे हैं, जो हमारे क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स? मेडिकल के लिए जैसे नीट हो गया, एम्स हो गया, और नॉन मेडिकल के कौन सा हो गया आपका, जेई मेंस या जेई एडवांस हो गया। ठीक है, अब हमारा टूल नंबर 6 है, दैट इज़ टूल नंबर 6, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, जो इम्पोर्टेंट है, जिस टूल को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, जिसको क्या बोला जाता है, कैलकुलस। तो जो कैलकुलस हम अपना स्टडी करने जा रहे हैं, और कैलकुलस में मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। तो जो हमारा छठा टूल है उसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, टूल नंबर 6, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का जो वर्ड होता है, उसका जो मीनिंग है वो आपको आना चाहिए। तो अब वो डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, अब जो डिफरेंशिएशन है उसको एक और नाम से जाना जाता है, उस सब टॉपिक का मैं नाम लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, उसको बोला जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और यू कैन से what do you mean by the derivative of a function। कोई भी फंक्शन है उसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया है कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, तो वो क्या होता है, हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो जर्नी बोलता है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, ये बोलता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल, सपोज करते हैं हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है हमारा y और एक वेरिएबल है x। तो हमें बोला जाता है फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ अ y, मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इसमें फंक्शन हम करते हैं y है, तो अब यहाँ पे बोलता है व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल y। तो बोलता है कि जो डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y, देखो जब भी हम किसी चीज़ की डिफरेंशिएशन करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जब डेरिवेटिव निकालते हैं किसी फंक्शन का, तो उस केस में हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, वो जो वेरिएबल होता है, दैट वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन में गिवन वेरिएबल होता है वो हमेशा डिफरेंशिएशन में दिया होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जनरली क्या होता है, हमें ये किसके रिस्पेक्ट में करनी है, विद रिस्पेक्ट टू कौन से वेरिएबल के करनी है, वो जो वेरिएबल होता है वो हमें इंपॉर्टेंट है, वो देखना होता है। जैसे यहाँ पे बोलता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल y with respect to a वेरिएबल x, बोलता है जो डेरिवेटिव होता है y का विद रिस्पेक्ट टू s, वो क्या होता है, इज डिफाइंड एज, वो डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बोलता किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल x इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s। किसके बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है, इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको हम लिखते हैं ऐसे, कैसे, d रेट ऑफ चेंज ऑफ y। तो हम इसको यहाँ पे कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ y। तो ये बेसिकली क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू
x। तो जनरली जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है या जो डिफरेंशिएशन होती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है? डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट होता है वो किसके बराबर होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई चीज़ कितनी चेंज हो रही है, दैट इज स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। तो जो d होता है, dy का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन y, और जो dx होता है इसका मतलब होता है स्मॉल, d फॉर स्मॉल चेंज इन x। तो जनरली याद रखो जो डिफरेंशिएशन होती है किसी एक वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वेरिएबल की, वो बेसिकली किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन कौन सा रेट? इंस्टेंटेनियस चेंज। देखो जो ये टर्म होती है d अपॉन dx, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आपने याद रखना है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे d बाई डी एक्स और इधर y लिख दूं तो इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे हम रेट ऑफ चेंज, किसका रेट कौन चेंज हो रहा है? y। रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जनरली याद रखो कि जनरली कोई भी जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है या जो डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, वो किसके बराबर होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। दैट इज, अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव ऑफ z निकालना है आपको विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमें पता है कि जो डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y होता है वो किसके बराबर होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, और रेट ऑफ चेंज ऑफ z किस विद रिस्पेक्ट टू y को कैसे लिखते हैं? dz बाई dy। तो ये जनरली जो डेरिवेटिव होगा z का विद रिस्पेक्ट टू y वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है या जो डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, वो किसके बराबर होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन। ठीक है, दैट इज dz बाई dy। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये था हमारा पहला टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक था, जिसका पहले टॉपिक है, जिसका नाम क्या था? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या जो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है? वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अस। दैट इज वो होता है dy बाई, दैट इज स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। या इसको हम जो ये टर्म है हमारे d बाई डी एक्स को, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। इसको d बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जो dy बाई डी एक्स को लिखा है रेट ऑफ चेंज, किसका रेट कौन चेंज हो रहा है? y चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था कि जो डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वो किसके बराबर होता है? वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बराबर, मींस dz बाई dy के बराबर। देखो हमारा जो सेकंड टॉपिक है आज का, उसका नेम है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। हमने पढ़ा था अभी कि जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का वो क्या होता है, हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा था। अब हम उनका क्या कर रहे हैं, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम ग्राफिकली क्या मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का, हम वो स्टडी करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ या ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। देखो अगर ज्योमेट्री बोला है तो इट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा? लाइंस का इस्तेमाल होगा, ज्योमेट्री का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन डेरिवेटिव फंक्शन क्या होता है, ज्योमेट्रिकली उसका क्या मीनिंग होता है, वो किसके बराबर होता है, उसको समझने के लिए मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास दो एक्सिस है। ठीक है, एक मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना किसी फंक्शन का तो लेट करता हूँ मेरे पास एक फंक्शन है। लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, मेरे पास एक फंक्शन है। ठीक है, वो फंक्शन किसके बराबर होता है? वाई के बराबर है। और किसके बराबर है? वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के बराबर है। और लेट करता हूँ कि जो ये फंक्शन है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई इसको हम किससे इसको कौन रिप्रेजेंट कर? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ कर्व ए बी। कोई ए बी एक कर्व है जो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये मैं एक कर्व बना रहा हूँ ए बी। तो एक लेट कंसीडर ए बी अ कर्व विच इज़ रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। तो ए बी क्या है? ये एक कर्व है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब जल्दी क्या करता हूँ, अब जो ये कर्व है इस कर्व पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, सपोज मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ड्रॉ कर दिया, या मैं ऐसे कर दूँ, या मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास ये जो ए बी कर्व है वो यहाँ पे है। ठीक है, इसको भूल जाओ।
ठीक है, एक ए बी कर्व यहाँ पे है। तो इस ए बी कर्व पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ किसी भी कर्व को किसी एक सिंगल पॉइंट पर कट करती है, एक टेंजेंट ड्रॉ करती है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज बेसिकली द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। और कौन सा कर्व, द कर्व विच इज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन y, ठीक है। तो ये मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब जो लेट करता हूँ कि जो ये टेंजेंट है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्स एक्सिस आ गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो लेट करता हूँ इसके साथ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एक एंगल बना रहा है, जिस एंगल का नाम क्या है, मैं लेट करता हूँ थीटा। तो थीटा इज बेसिकली द एंगल विच द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विच द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेक्स with the tangent to the curve in the anti-clockwise direction। तो जल्दी बेसिकली यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा कौन बना रहा, थीटा इज बेसिकली द एंगल मेड बाय द टेंजेंट। कौन एंगल बना रहा है, इट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट। ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट बना रहा है ना एंगल। थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो टेंजेंट एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाता है, उस एंगल को बोलते हैं हम क्या, थीटा, ठीक है, क्लियर है। अब जनरली क्या होता है कि जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का, तो बोलता है कि जनरली ग्राफिक देखो, इसका जो प्रूफ है वो नहीं कराएंगे। तो ग्राफिकली क्या देखा गया, ग्राफिकली ये देखा गया कि जो डेरिवेटिव होता है ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, फंक्शन कौन सा लेट करते हैं, y, जो हमने यहाँ पे फंक्शन किया, बोलता है जो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल x, वो हमने पीछे वो किसके बराबर होता है, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमने पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है वो इसके बराबर होता है। अब जिस ग्राफ से हमने क्या पढ़ा, इस ग्राफ से हमें ये कंक्लूड हुआ इसकी डेरिवेशन से कि जो हमारा डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, वो बेसिकली किसके बराबर होता है। इस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि ज्योमेट्रिकली क्या होता है, कि जो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल। तो चलिए वो किसके बराबर होता है, जो डेरिवेटिव होता है, ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का y का विद रिस्पेक्ट टू x, वो किसके बराबर होता है, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू द tan ऑफ द थीटा, वेयर tan थीटा के बराबर होता है। जो हमारा डेरिवेटिव है फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, यू कैन से किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। और जो tan थीटा क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये क्या होता है, एंगल विच द टेंजेंट इज द एंगल विच द टेंजेंट ऑफ द कर्व। जो हमारा फंक्शन है उसका जो टेंजेंट है, वो जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल बनाता है, वो एंगल होता है थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ज्योमेट्रिकली पता चल गया कि जो डेरिवेटिव होता है हमें पता चल गया कि जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का, तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू द tan थीटा। और किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। या वो जो tan थीटा होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप। लेकिन किसकी स्लोप, बोलता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, बोलता है ज्योमेट्रिकली जो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ, किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर, लेकिन किसकी, इज बेसिकली इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। जो भी हमारा ये किसके बराबर होता है, ये स्लोप होती है किसकी, जो टेंजेंट होता है हमारा किसका, कर्व का। तो बोलता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज बेसिकल टू द tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो बेसिकली देखो ये जो tan थीटा है, ये बेसिकली किसके बराबर, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप के बराबर होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज बेसिकली डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। जो भी हमारा टेंजेंट है, ठीक है, जो भी जैसे ये टेंजेंट है हमारा, दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व। तो जो हमारा डेरिवेटिव फंक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। लेकिन किसकी स्लोप, जो हमारा टेंजेंट होता है कर्व पे, उसकी स्लोप के बराबर होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज बेसिकली टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो कर्व कौन सा, द कर्व विच इज रिप्रेजेंटिंग y इक्वल्स टू f ऑफ x।
तो हमें यहाँ से क्या पता चला, ये इंपॉर्टेंट पता चला, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है। ये क्या है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है वो बेसिकली tan थीटा के बराबर होता है, या हम उसको बोलते हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव फंक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्लोप। वो किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है, लेकिन स्लोप किसकी, जो टेंजेंट हमारा कर्व पे गया होता है उसकी स्लोप के बराबर, इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन। ठीक है, तो हमारा डेरिवेटिव किसका होता है, स्लोप के बराबर होता है। यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चला कि जो dy बाई डी एक्स होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो बेसिकली किसके बराबर होता है, tan ऑफ थीटा के बराबर होता है। या वो किसके बेसिकली किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर, वो स्लोप होती है, लेकिन किसकी, वो स्लोप के बराबर होता है। tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, लेकिन स्लोप किसकी होती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जो भी हमारा टेंजेंट होता है टू द कर्व, जो भी हमने कर्व जो हमारा जो फंक्शन होता है उसका जो टेंजेंट होता है उसकी स्लोप के बराबर होता है dy बाई एक्स। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये हमारा जियोमेट्रिकल मीनिंग था किसका, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का। तो ये हमारा ये पॉइंट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। फिजिकल एग्जांपल्स मींस जो फिजिकली हमारी लाइफ डे टू डे लाइफ में जो हमारा प्रैक्टिकली जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कंसेप्ट है या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का कंसेप्ट है वो हमारा कहाँ पे इस्तेमाल होता है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जनरली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक टर्म होती है, एक होती है स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये जनरली हम नेक्स्ट चैप्टर में फ़र्क पढ़ेंगे इसका क्या है, अभी मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। जो जनरली स्पीड होती है वो क्या होता है, हम आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है स्पीड, हमने स्टार्टिंग में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डी बाई टी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो बेसिकली स्पीड कौन सी स्पीड होती है, देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, ये कौन सा लिया जाएगा, टोटल टाइम, और यहाँ पे जो ये होगा टोटल डिस्टेंस लिया जाएगा। बट जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है उसका क्या मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अगर सपोज अगर बॉडी ने 10 सेकंड के लिए कोई आप उसने ट्रेवल किया है तो हम बोलते हैं व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉडी एट 9th सेकंड, मीन्स पर्टिकुलर इंस्टेंट पर्टिकुलर सेकंड पे जो उसकी स्पीड है वो क्या होगी, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। और जनरली अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो थ्रू आउट जब हम करेंगे 10 सेकंड के लिए उसकी क्या एवरेज स्पीड रहेगी तो वो स्पीड हो जाती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम को पे हम जनरली क्या करते हैं कि जो टाइम है 9वें सेकंड में 8वें सेकंड टाइम पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एक लिमिट लगा देते हैं, टाइम पे लिमिट लगा देते हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, मैं लेट करता हूँ स्पीड को डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। तो इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है, नहीं याद रखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू the rate of change of distance with respect to time। तो ये जनरली किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, हमेशा किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस को ऐसे नोट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम डी बाई डी टी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर डी एस बाई डी टी लिखूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो बेसिकली क्या होती है, डी एस बाई डी टी। और डी एस बाई डी टी को हम क्या बोल सकते हैं, वो बेसिकली किसके बराबर होती है, डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो बेसिकली हमारी स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, वो बेसिकली क्या होती है, वो होती है डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जनरली याद रखो, अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए कहीं पे बोला गया है तो वो बेसिकली किसके बराबर होती है, वो डिफरेंशिएशन होता है किसका, डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसकी जिन चीज़ों को हम और क्लियर करेंगे आगे जाके। तो चलिए आप याद रखो कि ऑन एन एवरेज की जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होती है किसकी, डिस्टेंस की। किसकी होती है, डिस्टेंस की डिफरेंशिएशन होती है। लेकिन डिफरेंस जब हम करते हैं किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, नहीं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड इज बेसिकली द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डी एस बाई डी टी होता है। ठीक है, क्लियर, छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये हमारी फिजिकल एग्जांपल होगी जो डिफरेंशिएशन है हमें कहाँ पे इस्तेमाल होती है, किसी भी गाड़ी की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। डीएस को हम स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम भी बोलते हैं। तो ये डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर इस चीज़ को हम बिल्कुल और डिटेल में लिखें तो जनरली जो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें क्या होता है, टाइम को लिमिट लगाई जाती है। तो वो बेसिकली किसकी होती है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, सच दैट हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं किसको, डेल्टा टी को, दैट इज टाइम को लिमिट लगाते हैं। तो ये बेसिकली जो सही फार्मूला होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का वो ये होता है,
change in small change in speed, small change in distance upon small change in time when we are limiting the time to 0। ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखा हो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी और यहाँ पे लिमिट लगी हो डेल्टा टी अप्रोच 0 है, तो इस सारी टर्म को मैं बेसिकली कैसे लिख सकता हूँ, ये जो डेल्टा है ये कन्वर्ट हो जाता है डी में, तो ये डी एस बाई डी टी। तो कभी भी फिजिक्स में कभी ऐसा लिखा हो तो अगर ये टर्म ऐसे लिखी हो तो इस पूरी टर्म की जगह हम ये स्मॉल डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो एग्जांपल हमारी प्रैक्टिकल एग्जांपल होती है वो होती है हमारी एक्सेलरेशन की। ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, वो इंपॉर्टेंट है। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है ये बेसिकली किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम होता है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, किस रेट में वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और किस रेट में हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह जो एक्सेलरेशन होता है हमारा, एक्सेलरेशन होता है उसको एस नोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हम जनरली अगर नॉर्मली बोले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये जो फार्मूले हैं अपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है उसको कई बार बच्चे बोलते हैं, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो बेसिकली किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस पर्टिकुलर इंस्टेंट में। तो इसको हम क्या होते हैं डेल्टा वी दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम व्हेन वी अप्लाइंग द लिमिट टू टाइम, दैट इज ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, इस डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जब लिमिट लगी हुई है तो इसको क्या कन्वर्ट किससे हो जाएगा, डी में हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी जो होता है वो हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डिफरेंशिएशन की, जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होती है किसकी, वेलोसिटी की। तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है किसका, वेलोसिटी का, या डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज डी वी बाई डी टी। ये क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन। ये हमारी दो चीज़ें होगी। ठीक है, अब यहाँ से पुट करता हूँ, देखो ये डी वी बाई डी टी होता है, और जो वी है जस्ट अभी हमने पढ़ा, जो वी है वो क्या होता है, वी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, यही होता है। ठीक, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, बेसिस से पावर सारा एडिट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी की पावर 2 एस और डी की पावर 1, ये पावर 1 ऐसे है पूरी, तो ये क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है किसका, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में डिस्टेंस नहीं आता है, ये डिस्प्लेसमेंट आता है यहाँ पे। ठीक है, एस को हम डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिल गया कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। सेकंड ऑर्डर क्या होता है, डेरिवेटिव होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डी बाई ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ पे 2 लगा देना, तो यहाँ पे 2 लगा देना, तो ये आ जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है किसका, मींस 2 बार डिफरेंशिएशन करें अगर डिस्प्लेसमेंट की तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। इसका एक फार्मूला ये होता है, या हम बोलते हैं डी वी बाई, एक बार वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन कर दो तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट की करो तब भी एक्सेलरेशन मिलता है, और एक बार अगर वेलोसिटी करो तब भी हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 2 हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस आ गई कि फिजिकली जो हमारी प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन क्यों है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के से हमें क्या होता है, डिस्प्ले हम क्या करते हैं, हम अपना वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और अपनी एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा हमारा यहाँ पे तीसरा बन के आ रहा है, जो तीसरी एग्जांपल फिजिकल सिग्निफिकेंस आ रही है वो होती है फोर्स। तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं फोर्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो जनरली न्यूटन के लॉ के मुताबिक जनरली जो हमारा फोर्स होता है, जिसको हम एफ से नोट करते हैं, जो फोर्स होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स बेसिकली किसके बराबर होता है, फोर्स होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम होता है उसके रेट ऑफ चेंज के बराबर। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बोला तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में।
कि कितने टाइम पे मोमेंटम चेंज हो रहा है वो होता है हमारा फोर्स। तो लीनियर मोमेंटम को जनरली हम किसे नोट करते हैं, हम पी से नोट करते हैं, और जो लीनियर मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, mv के बराबर होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जनरली हमने पीछे पढ़ा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हम कैसे लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कैसे लिखते हैं, किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कौन चेंज हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है, तो मोमेंटम क्या है, dp, तो dp बाई dt। तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन होती है किसकी, मोमेंटम की। तो फोर्स इज बेसिकली डिफाइंड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम। तो डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो हमारा फोर्स होता है। तो फोर्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है किसकी, मोमेंटम की डिफरेंशिएशन होता है। इस चीज़ को हम और अच्छे से लिखते हैं, बेसिकली फोर्स जो मोमेंटम ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और जो पी होता है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, और जल्दी याद रखो जो मास होता है वो हमेशा किसी बॉडी का क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, ये बाय कन्वेंशन माना गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ डिफरेंशिएशन में जब कांस्टेंट होती है वो जंप मार के यहाँ से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फोर्स आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास यहाँ पे आ जाएगा, डी बाई डी टी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वेलोसिटी से। ये बाहर क्यों आया, क्योंकि ये कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये क्या आ गया, फोर्स किसके बराबर हो गया, मास इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के, दैट इज ए के बराबर होता है। तो हम इस सारी रकम की जगह ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारा जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं, ये प्रूफ भी है कि जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन का। लेकिन कैसे पता चला, अल्टीमेटली जो हमारा फोर्स होता है वो उसकी डेफिनेशन यही होती है, प्योर डेफिनेशन। ये हमारी रियल डेफिनेशन है कि जो हमारा फोर्स होता है इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इट मींस कि डिफरेंशिएशन, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द मोमेंटम इज बेसिकली द फोर्स। तो डिफरेंशिएशन के फिजिकली क्या मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम फोर्स को निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली तीन क्या थी, हमारी फिजिकल सिग्निफिकेंस थी डिफरेंशिएशन की, जो फिजिकली हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएशन हमारी इस्तेमाल हो रही है। ये हमारा बेसिकली थर्ड टॉपिक था। ठीक है, अब जो फोर्थ टॉपिक आ रहा है हमारा, फोर्थ टॉपिक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और मे बी ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। तो इस टॉपिक का हमारा नाम है फंडामेंटल फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। फंडामेंटल फार्मूलाई ऑफ डिफरेंशिएशन। जो भी अभी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी उसके जो उस पूरी डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ेंगे, इसमें जल्दी हमने क्या करना है, सारे फार्मूले नहीं पढ़ने हैं। तो हमने फिर, क्योंकि हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल में आप मैथ्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम जिस डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, हम फंडामेंटल फार्मूले, जो डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल फार्मूले हम वो इस्तेमाल। फंडामेंटल मीन्स जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक फंडामेंटल फार्मूले। देखो हमारी लाइफ के फंडामेंटल मीन्स जो बेसिक्स होते हैं हमारे लाइफ के। तो यहाँ पे जो बेसिक फार्मूले हैं वही हमने डिफरेंशिएशन के पढ़ने हैं, ना कि सारे फार्मूले पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला हम फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि इफ़, अगर जो हमारा c है वो क्या है, इफ़ द c इज़ कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई c एक वेरिएबल है, ठीक है, वो अगर हमारा कांस्टेंट होगा, सॉरी मैं वेरिएबल बोला, ऐसे कोई लेटर है c, अगर वो कांस्टेंट होगा, देन अगर बोला जाए, देन आपको अगर बोला जाए कि व्हाट इज़ फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा आपको एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है। तो आपने डिफरेंशिएशन निकालनी है सी की, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन निकालो। तो इसका जनरली हम क्या लिखेंगे, आपको बोला फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सी क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो हमेशा याद रखो कि जो डिफरेंशिएशन होती है कांस्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होती है कांस्टेंट की, वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो ये हमारा पहला फार्मूला। पहला फार्मूला क्या है कि जो हमारा कांस्टेंट होता है उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर। तो मैंने आपको बता दिया कि जो कांस्टेंट होता है उसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अगर आपको दिया हो कि y जो है हमारे पास एक फंक्शन है और y किसके बराबर है, cx के बराबर है, और जहाँ पे क्या दिया हुआ आपको कि जो c है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, c क्या है, कांस्टेंट है, और आपको बोला गया है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y की डिफरेंशिएशन निकालनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सोल्यूशन हमें क्या दिया, हमें बोला है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y, फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जनरली क्या होगी, यहाँ किसके बराबर होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर निकालना है तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, cx की वैल्यू है, यहाँ पे क्या कर दो आप cx लिख दो। ठीक है, और c यहाँ पे क्या दिया, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जब भी आएगा ये जंप मार के, जब अकेला होगा तब तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, अगर ये किसी वेरिएबल के साथ है तो ये जंप मार के बाहर आ जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये c बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई जब भी सेम वेरिएबल का होगा डिफरेंशिएशन, तो आपको सीधा डायरेक्ट याद रखना है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये उसकी वैल्यू पूरी हो जाएगी 1। तो क्या आ जाएगा c इंटू 1 और ये क्या आ जाएगा c। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो डिफरेंशिएशन होगी सी एक्स की वो बेसिकली किसके बराबर होगी, सी के बराबर होगी, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर करोगे तो उसके आंसर 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा तो बेसिकली 1 होगा। इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा, 1 होगा। जब वेरिएबल हमारा जिसकी हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं और नीचे जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं अगर ये दोनों सेम है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ये थोड़ा एक लॉजिकली थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है आपको याद रखने का कि ये बेसिकली 1 कैसे आया। ठीक है, ये 2 फार्मूले हो गए, स्टैंडर्ड फार्मूले हो गए। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो तीसरा फार्मूला है हमारा, अगर आपके पास y है, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू सी यू। देखो यहाँ पे सी एक्स दिया था, यहाँ पे सी यू दिया हुआ, y इक्वल्स टू सी यू दिया हुआ है और आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जो c है ये हमारा कांस्टेंट है और जो u है बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना कि जो u दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अगर मैंने मैथमेटिकली पिछली क्लास में बताया हुआ कि अगर आपको लाइन दी हो u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, अगर इसको लिखना हो तो ये इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है u इक्वल्स टू एफ ऑफ x। ठीक है, या इसका मतलब होता है कि जो u है वो बेसिकली किसके बराबर है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2, ऐसे कुछ है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स u किस पे डिपेंड कर रहा है, किसका फंक्शन है x का, इट मीन्स कि u की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर आपको ऐसा दिया हो तो कैसे करना है, तो आपको बोला जाएगा फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसलिए किसके बराबर हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी यू। ठीक है, और आपको दिया होगा कि जो c कांस्टेंट है ये जब मार के बाहर आ जाएगा इस केस में भी। ठीक है, इस केस में जब मार के बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे c यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ यू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका, u का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यानी जब भी देखो अब यहाँ पे x होता तो यहाँ पे 1 आंसर 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे u है तो यहाँ पे आपको आके स्टॉप कर देना है। ठीक है, क्यों, अगर आपको u की वैल्यू दी हो, जैसे क्वेश्चन में लेट करता हूँ, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो u की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बराबर है। तो अगर ये ऐसा दिया हो तो पहले तो यहाँ पे आके आपको स्टॉप कर देना है। अगर आप यहाँ पे आके स्टॉप नहीं कर रहे तो आपको u की वैल्यू पता होनी चाहिए, और u की वैल्यू हमेशा x के टर्म्स में होगी तभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगी, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है इस वही ऊपर उसके रिस्पेक्ट में आना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पुट कर दें। यहाँ पे u इज़ अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ ना आपको, u किसका फंक्शन है, x का, तो मीन्स u किसकी फॉर्म में होगा, x की फॉर्म में होगा। तो अब जाके ये हमारा, अब आगे जाके हम इसको करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, इससे करेंगे, कर लेंगे। बट यहाँ पे याद रखना है, अगर आपको जो u दिया हो, यहाँ पे u हो और यहाँ पे x हो, तो आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है। और अगर u इज़ अ फंक्शन ऑफ x दिया हो तभी ये क्वेश्चन आगे जाएगा, क्योंकि अगर ये x की फॉर्म में होगा तभी डिफरेंशिएशन हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, तीसरा लास्ट फार्मूला कर देते हैं। चौथा फार्मूला ये है, अगर आपको दिया हो कि हमारे पास एक वेरिएबल y है या एक फंक्शन y है तो वो किसके बराबर है, x की पावर n के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो n है हमारा वो क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर को होते हैं एनी नंबर, ऑल नंबर्स आर नोन एज द रियल नंबर है। तो आपको बोला जाए फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आपको बोला जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह लिखेंगे एक्स की पावर n। तो यहाँ सिंपली आपको बोला गया व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, इसको बोल रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n। एक्स की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा डिफरेंशिएशन में, तो इसको ध्यान से देखना। तो ये जर्नी क्या होता है, अगर और यहाँ पे अगर n दिया हो, रियल नंबर दिया हो, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगी, क्योंकि जो भी नीचे जिसके रिस्पेक्ट में दिया हो तो ऊपर भी जो फंक्शन होना चाहिए वही होना चाहिए। तो ये x की पावर n है, तो ये क्या करेगा, जब मार के x नीचे आएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन एक्स, ये n क्या हो, जब मार के नीचे आया यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ एन एक्स, और यहाँ पे n के साथ क्या कर देना है, जब n में से 1 माइनस कर देना है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन होती है x की पावर n की। तो x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, n जब मार के इधर आता है एन एक्स और ऊपर वाली पावर से 1 माइनस कर देना, n माइनस 1 इंटू, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटू d बाई डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब यहाँ पे किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, मल्टीप्लाई किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, जो यहाँ पे वेरिएबल होगा n, तो n को नहीं लिखना, जो इसके पीछे बचा होगा वो, जैसे यहाँ पे x। ठीक है, क्लियर। और देखो ये डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है,
तो यहाँ पे हम 1 से सकते हैं। तो यह इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो x की पावर n की जो डिफरेंशिएशन होती है वो किसके बराबर होती है, nx n-1। ठीक है, इधर वेरिएबल ये था तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर। तो इसकी हम छोटी सी एग्जांपल कर रहे हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको बोलता है अगर y दिया हो आपके पास 2x की पावर 5, अगर आपको ये ऐसे दिया होगा, आपको y दिया 2x की पावर 5 और आपको बोला जाता है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखो अगर x यहाँ पे रिस्पेक्ट टू x नहीं दिया हो तभी होगा क्वेश्चन, अगर नहीं होगा। अगर आपको बोला फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अगर दिया जाए z, तो ये नहीं होगा, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट हमें दिया हो तो हमारा फंक्शन भी उसका फंक्शन होना चाहिए। जैसे हमें विद रिस्पेक्ट टू x दिया तो यहाँ पे x है तो इसी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। अगर आपको बोला जाता है फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z दिया जाता तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें z की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो हमें किसकी फॉर्म में दिया, x की फॉर्म में। तो ये हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लिखेंगे सोल्यूशन। तो डेरिवेटिव ऑफ y, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, d/dx ऑफ y की जगह हम क्या लिख देंगे, 2x की पावर 5। तो ये जल्दी जो हमारा फार्मूला आ गया ये x की पावर n का आ गया। 2 को अगर हम भूल जाएं तो x की पावर n आ गया। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि जो x की पावर n है इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है पहले nx, और इस n जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, इनटू किसके साथ करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ जो इसके n के साथ जो वेरिएबल होगा उसकी। तो यहाँ पे वेरिएबल का x, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमने x की कर दी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम जर्नी इस एग्जांपल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x, ये बेसिकली किसके बराबर होगा, ये 5 नीचे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 × 2x, 5 इनमें से n क्या होता है nx n-1, तो 5 में से 1 निकालेंगे, क्लियर, इनटू क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ जो ये पावर के साथ जो वेरिएबल बचा हुआ, यहाँ पे क्या, वहाँ पे x था, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2x लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5 × 2 क्या आ जाएगा आपका 10x, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। तो 2x की डिफरेंशिएशन क्या, देखो 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे जंप मार के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, d/dx ऑफ, यहाँ पे 2 बार आया तो x बचा, यहाँ पे x आ गया। तो हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल जो होता है इसकी जो पूरी वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ आएगा 20x की पावर 4। दिस इज द आंसर। तो जो हमारी डिफरेंशिएशन होती है 2 × x की पावर 5 की जो डिफरेंशिएशन होती है यहाँ पे 20x की पावर 4 होती है, ये हमने बेसिकली निकाल लिया। तो ये जो एग्जांपल थी ये एग्जांपल मैंने खुद बनाई थी। ठीक है, इस एग्जांपल हमें कौन से फार्मूले इस्तेमाल हुआ, 2 फार्मूले, एक हुआ nx n-1 का फार्मूला इस्तेमाल हो, पावर फार्मूला। ठीक है, और दूसरा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ, दूसरा नंबर वाला, जब हमारा 2x हो, जब हमारा कॉन्स्टेंट हो, ये जंप मार के बाहर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ जो वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल जो होता है 1 हो जाता है। तो ये बेसिकली आज हमारा छोटा सा हमारा टॉपिक था, इसको हम एंड करते हैं। तो जल्दी हमने क्या किया, हमने फंडामेंटल फार्मूले पढ़े डिफरेंशिएशन के। तो डिफरेंशिएशन के हमने कितने फार्मूले पढ़े, यहाँ पे 4 फार्मूले पढ़े। उन चारों फार्मूले में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला था वो हमारा कौन सा था, x की पावर n वाला फार्मूला। इसको हम बेसिकली हम बोलते हैं पावर फार्मूला भी बोलते हैं। तो पावर फार्मूला भी हमने पढ़ लिया। पावर फार्मूला क्या होता है, x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, nx, n नीचे आता है nx n-1 के बराबर। देखो ये क्या होता है nx n-1 इंटू ये बच्चे देखो ये चीज़ें ना, ये चीज़ें कोई बड़ी रेयर बताते हैं, बड़े रेयर टीचर बताते हैं। अब इंटू क्या करना है हमने, जो जो x की पावर n थी ना, जो यहाँ पे n के नीचे वाला जिसकी ये पावर बनी हुई है उसकी डिफरेंशिएशन करनी होती है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ द x विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।